नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल के दूसरा खंड लेकर आ गए हैं, जिसमें पहले खंड में हमने 1 से लेकर 10 तक के 10 प्रश्न ऐसे कराए थे जो सीधे पीसीएस में आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अब हम वैसे प्रश्नों को कराएंगे जो उसके आगे के बचे प्रश्न हैं। इसमें हमने 150 प्रश्नों का इसमें हमने लक्ष्य रखा है। इसमें 150 प्रश्नों का लक्ष्य हमने रखा है, जिसमें से 10 प्रश्न हमने पहले वीडियो में करा चुके हैं। वीडियो 55-60 मिनट का था। वीडियो काफ़ी लंबा था, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने प्रश्न ही नहीं कराया। उस प्रश्न से 10 प्रश्न में लगभग 50 प्रश्न छुपे हुए थे। उन प्रश्नों को भी साथ साथ मैंने डिस्कशन किया है। एक तरह से हम प्रश्न का डिस्कशन किए हैं। ये आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हम लोग किए थे। हमारा लास्ट प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है? जिसका सही जवाब था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जिसका सही जवाब था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती? यहाँ सीधे देखेंगे, कह रहा है नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की सीमा मतलब वैसे कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के जो अंदर होंगे, वहीं ऐसे राज्य होंगे कि वो बाहर के विदेश वाले देश को नहीं टच करेंगे। तो वही देश होंगे जो भारत के भीतर में हो, किनारे किनारे नहीं हो। इस चीज़ को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो वैसे राज्य कौन कौन से हैं? वैसे राज्य हमारे होते हैं। कौन कौन से वैसे राज्य हमारे हैं? पहले तो हम ध्यान देंगे कि 20 राज्य ऐसे होते हैं, 20 राज्य ऐसे होते हैं जो स्थल रुद्र श्रेणी में आते हैं। स्थल रुद्र श्रेणी में आते हैं। इनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय देशों से टच नहीं होता है। इनमें वो कौन कौन से देश हैं? पहला देश है हरियाणा। हमारे देश में राज्य 5 राज्य ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय देशों से बॉर्डर टच नहीं करता। उसमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसके बाद है मध्य प्रदेश, और उसके बाद है आपको झारखंड। ये हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जिसका बॉर्डर से टच नहीं होता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच नहीं होता है, क्योंकि ये लगभग ये 5 राज्य भारत के बीच में है, इसलिए इनका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच नहीं होता है। ऐसे 20 स्थल रुद्र राज्य हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 5। प्रश्न था, भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसमें हो जाता है 5 राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? तो इसका सही जवाब क्या हमारे पास ऑप्शन क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दमन एवं दीव, दिल्ली और नाइदर और नॉट। ये हमारे पास 5 ऑप्शन है। प्रश्न है क्या, किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पुदुचेरी। कैसे हो जाएगा? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, देखिए यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। 3 राज्यों में फैला है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? वो 3 राज्य हमारे हैं यनम, आंध्र प्रदेश का है वो जगह। यनम वो जगह है जो आंध्र प्रदेश का है, एक राज्य हो गया। दूसरा है कराकईल, ये कराईकल एक जगह है जो कि तमिलनाडु में है, और तीसरा है माहे जो कि केरला में है।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कराकई जो कि तमिलनाडु में है, और माहे जो कि केरला में है। ठीक है, जो कि केरला में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न है हमारे सामने कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पुदुचेरी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लेटेराइट मृदा किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है? लेटेराइट मृदा किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है? लाल मृदा एवं लेटेराइट मृदा मंडलीय समूह वाली मृदा का उदाहरण है। कह रहा है कि लाल मृदा एवं लेटेराइट मृदा मंडलीय समूह वाली मृदा का उदाहरण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए। पब्त द्वारा वर्गीकृत मृदा समूहों में जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा इत्यादि सम्मिलित है। कह रहा है पब्त द्वारा वर्गीकृत मृदा में समूहों में जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा इत्यादि सम्मिलित है। ये जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये हम लोग वैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पीसीएस के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मतलब कि इन प्रश्नों का लेवल पीसीएस के हिसाब से है। अन्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न का लेवल पीसीएस के हिसाब से होता है। तो हम लोग प्रश्नों की प्रकृति को समझने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इनमें से किस मृदा को कॉप मृदा या कछरी मृदा भी कहा जाता है? इनमें से किस मृदा को कॉप मृदा या कछरी मृदा भी कहा जाता है? तो हमारे पास यहाँ भी 5 ऑप्शन है, रेगुर मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो इसका जिसको सही जवाब आएगा कमेंट्स में करके बताएं। कैग नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न हमारा है, कैग नाभिकीय ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो हम देखेंगे कि कैग नाभिकीय ऊर्जा किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। इसका सही जवाब ए कर्नाटक है। कैग नाभिकीय ऊर्जा कर्नाटक राज्य में स्थित है। तब हम कैग नाभिकीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा और मुख्य बिंदुओं को ध्यान देंगे। तो कैग नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो देश का 20वां परमाणु बिजली घर है, देश का कौन सा है? 20वां परमाणु बिजली घर है। 20वां परमाणु बिजली घर है। कर्नाटक में स्थित, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो हम देख ही लिए स्थित इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना काली नदी के किनारे, कहाँ ये स्थित है? काली नदी के किनारे। कौन सी नदी? कर्नाटक में। क से कर्नाटक, क से काली नदी, काली नदी के किनारे स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2000 ईस्वी में। देखिए 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ और 2020 में प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल परमाणु वगैरह का बहुत ज़्यादा परीक्षण हो रहा है, सौर ऊर्जा का, तो ये सारे बिंदु हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो इन तथ्यों से प्रश्न ज़्यादा आने के अनुमान रहते हैं। तो वैसे ही चीज़ों को हम ध्यान में रख के चलेंगे, जिससे अगर कम समय में हमें ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर करना है। तो अगर समय ज़्यादा है तो हम तो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन अगर जिनके पास कम समय है वो कैसे कम चीज़ों में वो सारी बिंदुओं को टच करेंगे जो ज़्यादा चर्चा में है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 20वां परमाणु बिजली घर कैग नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? जो कि कर्नाटक में है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में काली नदी के किनारे स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 2000 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और कौन सा है ये? 20वां परमाणु बिजली घर है। ये सारी बिंदु हम लोग याद कर लेंगे, आप नोट करते चलिएगा। अगला
प्रश्न हमारा है 20 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से किस खनिज को हम मेटल ऑफ हॉप के नाम से जानते हैं? इनमें से किस खनिज को हम मेटल ऑफ हॉप के नाम से भी जानते हैं? खनिज को मेटल ऑफ हॉप के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास है मोनाजाइट, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम। उपयुक्त में से कौन या एक से अधिक? तो मेटल ऑफ हॉप के नाम से किसको जानते हैं? मेटल ऑफ हॉप के नाम से हम लोग यूरेनियम को जानते हैं। मेटल ऑफ हॉप, आशा का खनिज, धातु। यूरेनियम जो कि काले रंग का परमाणुीय खनिज है। कौन सा रंग? यूरेनियम का कलर कैसा? काला रंग का परमाणुीय खनिज है। परमाणुीय, यह काले रंग का परमाणुीय खनिज है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? आर्कियन एवं धारवाड़ शैलों से होती है। कहाँ? आर्कियन। हमेशा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आर्कियन एवं धारवाड़, ये सेल का टाइप है। सेलों से ये प्राप्त किया जाता है। और यूरेनियम को ही मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम क्या देखें कि इनमें से किस खनिज को हम मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं। तो मेटल ऑफ होप के नाम से हम किसको जानते हैं? यूरेनियम को जानते हैं। मेटल ऑफ होप के नाम से हम यूरेनियम को जानते हैं। और यूरेनियम का रंग कैसा होता है? तो रंग इसका काला होता है। और यह एक परमाणुीय खनिज है। और ये प्राप्त कहाँ से किए जाते हैं? आर्कियन तथा धारावाड़। आर्कियन और धारावाड़ प्रकार के जो शैलें होती है उनसे यूरेनियम को प्राप्त किया जाता है। और यूरेनियम को मेटल ऑफ हॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा अगला प्रश्न भी हो गया। 20 नंबर प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। इसको आप नोट कर लिए हैं तो इसको मैं मिटाते चलूँ। ये भी हो गया। अगला प्रश्न आप लोगों को अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो उसको पढ़ते चलिए और उसको समझिए, और जिसको जवाब मालूम है कमेंट में दिया। ये जरूर बताइए कि किसने कितना प्रश्न सही किया। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर। आज हम लोग थोड़ा 1-2 प्रश्न ज़्यादा करेंगे क्योंकि जितना जल्दी खत्म होगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक कोयला का उत्पादन, ये देखिए बिहार के लिए भी प्रश्न है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। तो बिहार में तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड पहले बिहार में ही लगा था। तो झारखंड भी कोयला का बहुत बड़ा उत्पादक है। और उड़ीसा भी, 2 जगह हम लोग देखते हैं कि कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वो सभी जगह हैं जहाँ पे लगभग कोयला का उत्पादन होते हैं। तो अब इनमें से हमको ऑप्शन निकालना कि कौन होगा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत के राज्यों में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्पादन का यहाँ बात कर रहा है, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ उत्पादन का बात हो रहा है। उत्पादनकर्ता का बात, संचित का बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है? छत्तीसगढ़ है। भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। और दूसरे नंबर पर हमारा झारखंड है। 2 नंबर पे हमारा झारखंड कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरे नंबर पे, पहला नंबर पे भारत में कौन सा है? पहला नंबर पे छत्तीसगढ़ और दूसरा नंबर पे झारखंड। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और ध्यान में रखते चलेंगे कि वहीं संचित भंडारण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि झारखंड भी किसी चीज़ में 1 नंबर पे है। तो झारखंड संचित भंडारण में माने रखने में, भंडार करने में 1 नंबर पर है। तो यहाँ 3 बिंदु को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक कोयले का अगर उत्पादन का बात हो तो यहाँ पे उत्पादन में छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे है। और अगर द्वितीय नंबर पे उत्पादन के बारे में बात करना हो तो 2 नंबर पे झारखंड है। लेकिन अगर संचित भंडारण का बात करना हो तो झारखंड 1 नंबर पे है। संचित भंडारण के में कौन 1 नंबर पे है? झारखंड 1 नंबर पे है संचित भंडारण में। हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि संचित भंडारण पे झारखंड 1 नंबर पे है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है, तो छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और इसमें हम और चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि भारत के राज्यों में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जहाँ छत्तीसगढ़ में होता है, वहीं द्वितीय उत्पादनकर्ता राज्य झारखंड है। वहीं अगर संचित भंडारण में अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान पे झारखंड आता है। संचित भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पे आता है। तो अगर सर्वाधिक उत्पादन पूछ लिया है कोयला में, तो यहाँ पे उत्पादन ध्यान रखेंगे। और अगर कभी प्रश्न संचित भंडारण का अगर आए तो वो भी ध्यान हम लोग रखेंगे कि यहाँ पे अगर संचित भंडारण कर दे तो वहाँ पे फिर झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, पेट्रोलियम, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, और 2 ऑप्शन हमारे आगे हैं बायोगैस। एक यहाँ पे एक है हमारा डी ऑप्शन में है बायोगैस, और ई में है हमारा नाइदर और नॉन ऑफ है वो मोर देन वन। ई नंबर पे हमारे पास यहाँ पर 5 2 ऑप्शन अगले पेज में चला गया है कट के। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न हमेशा घुमा के पूछा जाता है। सत्य है सत्य है कर देगा, नहीं है इनमें से कौन नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कौन ऊर्जा नहीं है, तो नहीं है के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन हमारे पास है पेट्रोलियम, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हमारा बायोगैस है, 5वां इनमें से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पहले हम लोग ध्यान देंगे कि किसे कहते हैं। पहले अगर हम ये जानेंगे कि पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उस ऊर्जा स्रोत को कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उस ऊर्जा स्रोत को कहते हैं जिसका उपभोग मानव पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता चला रहा है। किसे कहते हैं, जिसका उपभोग मानव पारंपरिक तौर पर कब से करते आ रहा है, आरंभ से ही मतलब अनादिकाल, दादा जमाना से ही इसका यूज होते आ रहा है। तो इसमें क्या क्या यूज होता है, कोयला का यूज होता है। कोयला तो हम लोग शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं कोयला का। पेट्रोलियम का भी यूज होता है, लकड़ी का यूज होता है ऊर्जा के लिए, लकड़ी का यूज होता है, चारकोल का यूज होता है। चारकोल जो लकड़ी से कोयला बनता है वो चारकोल, कोयला अलग है चारकोल अलग है, ठीक, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। सूखा गोबर, जो गाय के गोबर से हम लोग उपला या गोईठा, सूखा गोबर गोईठा भी कहा जाता है, किताबी भाषा में उसको उपला कहा जाता है। सूखा गोबर या इसी को गोईठा या उपला भी कहा जाता है, का उपयोग इसमें आ जाता है हमारा खनिज तेल, जो भी खनिज तेल होता है, पेट्रोल, खनिज तेल, ये सब आ जाते हैं। प्राकृतिक गैस हमारे आ जाते हैं, प्राकृतिक गैस हमेशा याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में नहीं है, बायोगैस। ये सब बायोगैस पहले से इस्तेमाल नहीं होता था, अब इस पर विज्ञान रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करके इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो बायोगैस जो हमारा होगा पारंपरिक गैस में नहीं होगा। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा इसका जवाब हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस जो क्या होगा, पारंपरिक ऊर्जा में सम्मिलित नहीं है। तो पारंपरिक ऊर्जा में गैस कहते किसको हैं, वो गैस जो कि पारंपरिक तौर पर शुरू से ही जिसका मानव ने उपभोग किया हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये आदि, ये सब क्या है, ये सब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हैं। लेकिन बायोगैस क्या है, आजकल उसको विज्ञान उस पर रिसर्च करके कुछ दिनों से उस पर काम हो रहा है, जो कि वो प्राकृतिक गैस की श्रेणी में नहीं आएगा। तो प्राकृतिक गैस की श्रेणी में हमसे यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहा है, कौन सम्मिलित नहीं है, तो हमारा ये जवाब सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा बायोगैस। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत में कौन सम्मिलित नहीं है, तो बायोगैस सम्मिलित नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा बायोगैस सम्मिलित नहीं है। 22 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
23 नंबर हमारा प्रश्न है। पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टान से कौन सा खनिज तत्व प्राप्त होते हैं? किसे पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टानों से कौन से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है बॉक्साइट, हीरा, अभ्रक, सीसा। तो हम लोग देखेंगे कि अभ्रक एक हल्का खनिज है, यह काले या हरे रंग का होता है। सफेद अभ्रक के टुकड़े पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टानों से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टान से कौन खनिज तत्व प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, अभ्रक। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि अभ्रक एक हल्का खनिज है, यह काले हरे रंग का होता है। अभ्रक कौन कौन से रंग का होता है? अभ्रक काले और हरे रंग का होता है। काले और हरे रंग में पाया जाता है अभ्रक। काले और हरे रंग में अभ्रक पाया जाता है। सफेद अभ्रक के टुकड़े पैग्मेटाइट अग्न्य चट्टानों में ही मिलते हैं। और इसमें देखिए एक सफेद अभ्रक भी है। सफेद अभ्रक के टुकड़े देखते होंगे हम लोग के यहाँ सजाने में भी, जब जमीन पर रंगोली वगैरह बनाया जाता है तो वहाँ पे भी यूज किया जाता है। तो जो सफ़ेद टाइप का अभ्रक दिखता है वहाँ पे जो चमकते रहता है, वो क्या होता है? वो पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टान में ही प्राप्त किए जाते हैं। इसे रूबी अभ्रक अथवा मस्कोटिव अभ्रक भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे रूबी अभ्रक, ये रूबी अभ्रक के नाम से भी आ जाएगा। दो प्रश्न यहाँ पे हम लोग समझ गए कि एक ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रूबी अभ्रक को इनमें से, रूबी अभ्रक के नाम से मतलब कि कौन खनिज तत्व प्राप्त किया जाता है, या पूछ देंगे पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टानों में कौन से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। तो इसमें अभ्रक के जगह पे रूबी लिख देगा, अभ्रक हटा देगा, ऐसा भी करता है, सिर्फ रूबी लिख देगा। तो उससे भी हम लोग क्या, और इसी को क्या है, मस्कोटिव अभ्रक, मस्कोटिव अभ्रक, सफेद अभ्रक को ही मस्कोटिव अभ्रक के नाम से, ये जो हमारा सफेद अभ्रक है इसी को मस्कोटिव अभ्रक और रूबी अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। और सफेद अभ्रक का है, चाहे रूबी अभ्रक का है, चाहे मस्कोटिव अभ्रक का, ये तीनों क्या है, पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टानों के खनिज तत्व है ये तीनों। और यही सबसे उत्तम अभ्रक है। अगर अभ्रक के तीनों क्वालिटी के बारे में, अगर हम गुणवत्ता के बारे में बात करें तो ये सबसे उत्तम, इसी को सबसे उत्तम अभ्रक भी कहा जाता है। अगर पूछ दे प्रश्न में कि सर्वाधिक उत्तम अभ्रक कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्तम अभ्रक भी कौन सा है, या तो सफ़ेद अभ्रक बोलेंगे, या रूबी अभ्रक बोलेंगे, या मस्कोटिव अभ्रक बोलेंगे। ये तीनों एक ही होते हैं और ये पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टानों से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। मतलब ये पैग्मेटाइट नामक अग्न्य चट्टानों के खनिज तत्व से प्राप्त किए जाते हैं। क्या? सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े, रूबी अभ्रक, मस्कोटिव अभ्रक, और यही सबसे सर्वाधिक उत्तम अभ्रक भी कहे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये तीन नाम से जाने जाते हैं और इनको सर्वाधिक उत्तम अभ्रक भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पंबन द्वीप स्थित है, कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप स्थित है पूछ रहा है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य पूछ रहा है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। अभी हम लोग कुछ दिन पंबन द्वीप का पहले न्यूज में चर्चा भी सुने थे। इसी को, पंबन द्वीप को ही आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पंबन द्वीप को ही आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आदम ब्रिज जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, आदम ब्रिज मतलब कि वहीं जिसको आदमी मैनुअल बना था, वहीं हनुमान जी वाला ये ब्रिज है, जिसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तब आप लोगों को पता चल गया होगा ये कहाँ है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और राम सेतु किसको कहा जाता है? वहीं जब राम जी श्रीलंका जाते समय, रावण को मारते समय जो पुल बनाए थे, वही ये पुल को की बात हो रहा है, जिसे आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है, रामेश्वरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामेश्वरम। ये चीज़ तो हम लोग सुने होंगे हमेशा, ये रामेश्वर में स्थित है। तो पंबन द्वीप क्या है? भारत एवं श्रीलंका के अभी बीच इंटरनेशनल रिलेशन का भी जो है श्रीलंका के साथ संबंधों में हमेशा चर्चा में रहता है पंबन द्वीप। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पंबन द्वीप आदम ब्रिज या राम सेतु का ही एक भाग है। देखिए, ये उसी का एक भाग भी है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज एवं राम सेतु का ही एक भाग है।
तथा भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। ये देखिए कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम स्थित है कहाँ? पंबन द्वीप पे, पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देख लेंगे क्या कि यह कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, देखिए मैप से सवाल आ गया है, मन्नार की खाड़ी में। तो यहाँ पे हम 3 बिंदु को ध्यान में देते हुए चलेंगे कि पंबन द्वीप स्थित है। तो पंबन द्वीप स्थित है कहाँ? तो पंबन द्वीप स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, श्रीलंका के मध्य स्थित है। और पंबन द्वीप आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। पंबन द्वीप जो क्या है? वो आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। यह कहाँ है? भारत का जो रामेश्वरम है वो पंबन द्वीप पर ही स्थित है, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। और आदम ब्रिज और राम सेतु का ही यह एक भाग है, राम सेतु का ही भाग है और रामेश्वरम में यह स्थित है। पंबन द्वीप पर क्या स्थित है? पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है और पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। अब सीधे इस चीज़ को ध्यान से एक बार फिर से समझेंगे कि पंबन द्वीप क्या है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन तो आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप क्या है? आदम ब्रिज या राम सेतु का ही यह एक भाग है पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और रामेश्वरम कहाँ स्थित है? रामेश्वरम पंबन द्वीप पर ही स्थित है। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर ही स्थित है। तो यहाँ हम लोग 3 चीज़ को समझ चुके हैं। यहाँ हमने क्या समझा कि पंबन द्वीप को ही आदम ब्रिज या राम सेतु, आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु का ही क्या है? एक भाग है पंबन द्वीप। ठीक, पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और पंबन द्वीप के ऊपर, पंबन द्वीप पर क्या स्थित है? हमारा रामेश्वरम। रामेश्वरम स्थित है पंबन द्वीप के ऊपर। ठीक, और पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। और यह आदम ब्रिज एवं राम सेतु का ही भाग है। तो इसको बढ़िया से हम लोग समझ गए ठीक से, कोई डाउट? तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है पंबन द्वीप। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों को हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त है? मतलब भारत में कुल कितने राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र है जिनको हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त है, अर्थात उनमें हिमालय का एक बहुत बड़ा अंश भी जिस राज्य के अंतर्गत आता हो। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं हमारे? इसमें कुल 13 राज्य थे। पहले तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसमें कुल 13 राज्य को हिमालय राज्यों के दर्जा प्राप्त है। भारत का यहाँ बात हो रहा है, भारत में कुल 13 राज्यों को, कितना? 13 राज्यों को हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारत में कुल कितने? भारत में कुल 13 राज्य को हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो अब इन 13 राज्यों में हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से राज्य आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग 13 याद करके आगे बढ़ गए, हम लोग वो चीज़ भी देखेंगे कि कभी प्रश्न पूछते इनमें से कौन राज्य नहीं आते हैं हिमालय राज्य की श्रेणी में। ये 5 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में 5 राज्य का नाम दे देगा जिनमें से एक नहीं होगा। तो हम लोग इस चीज़ को, यही हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे उस टॉपिक को कंप्लीट, जो उसमें प्रश्न बनने वाले होंगे उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो पहला क्या है हमारा? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सब याद करते चलिएगा और आप लोग साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद हमारे पास है सिक्किम, बहुत ही बढ़िया घूमने वाला भी जगह है सिक्किम। उसके बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश,
ये सब चीज़ हम लोग नक्शा देख के, मैप देख के भी सीधा समझ सकते हैं। अगर हम लोग, हमारे पास अगर सामने में मैप हो, तो अगर हम दिन रात मैप अगर बैठे बैठे भी अगर देखते रहते हैं तो ये चीज़ हमें मैप के हिसाब से हम लोग इसको रिमाइंड कर सकते हैं। मैप के हिसाब से इसको हम लोग रिमाइंड कर सकते हैं कि हिमालय हमारे भारत के किस साइड, नक्शा पे किस साइड में है, तो उस साइड में कौन कौन से राज्य हैं। ऐसे करके हम लोग, अगला हमारा हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर, फिर हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। हिंदी अशुद्ध होता है तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा लोग, वो थोड़ा सा लिखने का इस पर आदत नहीं है। त्रिपुरा, असम, और हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को भी हिमालयी राज्यों का दर्जा प्राप्त है, चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि पश्चिम बंगाल में कहाँ से हिमालय पहुँच गया। तो पश्चिम बंगाल, हमें लगेगा कि पश्चिम बंगाल में कहाँ से हिमालय पहुँच गया, तो पश्चिम बंगाल का जो एक ऊपर वाला कोना होता है जो सिक्किम के पास टच करता है, मैप में देखिएगा तो वो वहाँ पे हिमालय का भी भाग है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हमारा प्रश्न के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि भारत में कुल कितने राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्र को हिमालय राज्य का दर्जा, यहाँ सिर्फ राज्य नहीं पूछ रहा है, संघ राज्य और राज्य दोनों मिला के पूछ रहा है, हिमालयी राज्यों का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न पूछ रहा है प्राप्त है, तो हम लोग ये चीज़ ध्यान देंगे, हमारे भारत में 13 राज्यों को हिमालयी राज्य का दर्जा प्राप्त है, केंद्र शासित और राज्य को दोनों मिलाकर। इसमें पहले नंबर पर आता, पहला है क्या, कश्मीर, पहला दूसरा इसमें कुछ नहीं है, सीरियल वाइज हम लिखे हैं तो उसी हिसाब से बता रहे हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल। तो एक चीज़ तो यहाँ पे हम लोग सीधे देख रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया हमारा है, नॉर्थ इंडिया का हमारा सीधे जो आता है 9 बहन का जो कहलाती है, उसमें से एक बहन को छोड़ के 8 तो हमारा नॉर्थ इंडिया से ही जो है वो टच करता है। और उधर नॉर्थ इंडिया साइड में अगर हम चले तो एक हमारा पश्चिम बंगाल है, ऐसे याद करेंगे इसको। ऊपर में हमारा कश्मीर और लद्दाख तीनों, चाहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब थे। कश्मीर में देखते हैं वैष्णो माता पहाड़ पे, पहाड़ जो हिमालय का ही श्रेणी है। लद्दाख में हमेशा देखते हैं जो बर्फबारी होता है, हिमालय ही है। हिमाचल प्रदेश, लोग घूमने भी जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसका सीधे लद्दाख से टच भी है, ये चीज़ भी आप देख रहे हैं। उत्तराखंड को कहाँ ही जाता है, देवभूमि, तो उत्तराखंड को जो हमारा ऋषिकेश वगैरह ये सब है वो क्या है, उत्तराखंड में ही है। तो ये क्या है, ये सारे जो है हिमालय राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा 10 क्वेश्चन का ही टारगेट था, लेकिन हम लोगों ने 25 वैसे क्वेश्चन किए। तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा। इस वीडियो को आप लोग ऐसे टाइम पे देखा करिए जब आप लोग खाते हो, खाली बैठे हो, पढ़ाई छोड़ के नहीं देखा करिए। जब आप खाली बैठे हो, कुछ दूसरा चीज़ देख रहे हो, उस समय इस वीडियो को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये क्या है कि ये सिर्फ हम प्रश्न का जवाब यहाँ पर नहीं देख रहे, उस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि कोचिंगों में इसी के लिए लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कशन का बैच ज्वाइन करते हैं। वो सारा प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं। तो आप लोग खाली समय में देखिए और कमेंट भी करिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए, और अपने मित्रों दोस्तों को भी बताइए। और कोई गलती हुआ है तो उसे भी कमेंट में करके बताइए, सुधार किया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला खंड के हिसाब से, जिसमें हम लोग लगभग 150 से 200 प्रश्न का 150 से 200 प्रश्नों का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग 150 से 200 प्रश्नों का चर्चा करेंगे। अगला वीडियो हम लोग आएंगे जिसमें 150 से 200 प्रश्नों का चर्चा करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, और अच्छे अच्छे एकदम बिल्कुल वैसे ही प्रश्न लेके आएंगे जो कि आप कोचिंग वगैरह में प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करते हैं तो वो प्रश्न आते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट का, तो क्या करेंगे। और बाजार में जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं वो ऐसे प्रश्नों के मिलते हैं, बस एक दूसरे जगह से कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है। पिछले प्रश्न में जो आए हैं पिछले साल, उसी को बस वो लोग क्या करते हैं, अरेंज करके और एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं ना। उसमें करंट अपडेटेड होता है। अगर कोई प्रैक्टिस सेट लगाने बैठते हैं बाजार का तो उसमें करंट अपडेटेड नहीं होता है, पिछले साल का करंट मिल जाएगा उस हिसाब से। तो फिर आपको अगर नंबर कम आएगा तो मनोबल डाउन होता है। तो यहाँ पे हम लोग सारा प्रश्न का, और अभी मुख्य रूप से इसको बीपीएससी के हिसाब से ये चल रहा है। आगे हम लोग बाकी परीक्षाओं का भी इसमें ऐड करते चलेंगे, और सारे बिहार स्पेशल पे भी हम लोग एक बनाएंगे बड़ा सा वीडियो, जिसमें 200-250 प्रश्न वैसे होंगे जो सीधे उसमें से 2-4-5 प्रश्न तो आने ही हैं निश्चित। चलिए ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं भाग 3 में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले एक भाग और है, वो देख लीजिएगा। धन्यवाद।